Jai Shri Krishna. Dear students, welcome to my channel. I am Partha from DK Education Hub and today's our topic is Gala Basic Maths Paper 2 Section C. So let's start lecture. First with motivation. आज का मोटिवेशन थोड़ा यूनिक है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए है जिसको थोड़ा बहुत कुछ आ जाने पर अहंकार करने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं. ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है. मैं ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने वजूद पर इतना गुरूर मत करे इंसान, अपने वजूद पर इतना गुरूर मत करे इंसान. मेरे भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को इसी मिट्टी से बनाकर इसी मिट्टी में मिला दिया. और अहंकार का स्वभाव ही यही होता है, हम जिस पर करें ना वो हमसे छीन जाता है. इसीलिए तो मैं आपको यह भी कहूंगा कि अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश. अहंकार में तीन गए धन वैभव और वंश. अगर ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस. तो इसीलिए कहता हूं कि अगर कोई भी चीज आपको अच्छे से आ रही है तो अहंकार नहीं करो. उसकी वजह आप भगवान का शुक्र मनाओ कि उसने आपको इस चीज से नवाजा. ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 38. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. और यहां पर इक्वेशंस दिए हैं 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24. तो सबसे पहले तो हम यहां पर इक्वेशंस लिख लेंगे. 2x plus 3y is equals to 11, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1. 2x minus 4y is equals to minus 24. ओके, तो देखो यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, सो ये हो जाएगा x minus 2y is equals to minus 24. दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दे देन इट विल बी x minus 2y is equals to minus 12. इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2. नाउ अभी ये लीनियर इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन में रख देंगे. ठीक है, सो मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -12 प्लस 2y. ओके, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 into equation 1. Okay, so 2 into -12 plus 2y plus 3y is equals to 11. Okay, so -24 plus 2 to the 4y plus 3y is equals to 11. अभी देखो बच्चों 4 plus 3 7y is equals to -24 सामने जाएगा 11 plus 24 35. So y is equals to 35 by 7 is equals to 5. ओके, अभी y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 के अंदर रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाए. तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 3. So x is equals to -12 plus 2 into y की वैल्यू है 5. So x is equals to -12 plus 2 5s are 10. So x is equals to -2. तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, x is equals to -2 and y is equals to 5. Okay, now next question. Solve the following pair of linear equations by elimination method. और इक्वेशंस है x plus 5y is equals to 11 and 2x minus 3y is equals to 9. तो सबसे पहले तो बच्चे हम क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखेंगे. x plus 5y is equals to 11, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1. 2x minus 3y is equals to 9, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2.
अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम कर देते हैं और फिर उसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2 और यहां पर x का कोएफिशिएंट है 1, तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and then subtracting it from इक्वेशन 2। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। किसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। सो 2x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू 11 2 जा 22, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर देते हैं। सो 2x कट, minus 3y minus 10y, it will be minus 13y is equals to 9 minus 22, so minus 13, so y is equals to minus 13 by minus 13 यानी कि 1। अभी हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1. So x plus 5 into 1 is equals to 11. So x is equals to 11 minus 5 ones are 5. So x is equals to 6. So solution होगा x is equals to 6 and y is equals to 1. Okay. Now next question, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। तो सबसे पहले तो बच्चों यहां पर हम गिवन डेटा लिख लेंगे। n is equals to 14, ये 14 टर्म्स का समेशन यानी S14 ये दिया हुआ है 1050, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और हमें 20th टर्म यानी A20 फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो डेटा के हिसाब से यहां पर फॉर्मूला लगेगा Sn is equals to n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n minus 1 into d। ओके, सो S14 is equals to 14 by 2 ब्रैकेट में 2a 2 10s are 20 plus n minus 1 14 minus 1 13 multiply by d। ओके, नाउ 2 7s are 14, S14 की वैल्यू है 1050 is equals to 7 ब्रैकेट में 20 plus 13d। So 20 plus 13d is equals to 7 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा डिवीजन में। 15 7s are 105, then it will be 150. So 13d is equals to 150 minus 20. So 13d is equals to 130. So d will be 130 by 13 यानी कि 10। ओके, अभी हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो हम A20 फाइंड कर सकते हैं। सो A20 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an is equals to a plus n minus 1 into d, then it will be a plus 19d। ओके, a जो है वो है 10 प्लस 19, d क्या है 10, so 10 plus 19 into 10 190, then it will be 200। okay, now next question, so that the points 1 7 4 2 minus 1 minus 1 and minus 4 4 are the vertices of a square। okay,
तो ये पॉइंट्स स्क्वायर के वर्टाइसेस है, ये फाइंड करने के लिए हम कौन कौन सी कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई करने का ट्राई करेंगे। फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड वन एंगल ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल नीड्स टू बी 90 डिग्री। ओके, सो इसके लिए लेट A 1,7, B 4,2, C -1, -1 and D -4, 4 are given points, जिससे कि ABCD कोई एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अभी हम क्या करेंगे, AB के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, then it will be under root of 1 minus 4 whole square plus 7 minus 2 whole square, so is equals to under root of 1 minus 4 minus 3, minus 3 का स्क्वायर 9 plus 7 minus 2 5, 5 का स्क्वायर 25, so is equals to under root of 34। ओके, नाउ BC के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, देन इट विल बी 4 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 देन इट विल बी रूट 34। अभी हम CD के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, सो -1 माइनस माइनस 4, सो -1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 होल स्क्वायर, देन इट विल बी -1 प्लस 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25, सो इट विल बी 9 प्लस 25 रूट 34। नाउ AD के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सो 1 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, सो इट विल बी रूट 25 प्लस 9, सो रूट 34। तो देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड है AB BC CD और AD इक्वल हो गई, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अभी दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या देखेंगे, डायगोनल्स इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो डायगोनल पहला होगा AC और दूसरा होगा BD। तो सबसे पहले AC के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस यानी कि 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, देन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 64 68। नाउ BD के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो 4 माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 4 68। तो देखो बच्चों, यहां पर दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। अभी कोई एक एंगल राइट एंगल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखो बच्चों, मैं सबसे पहले यहां पर एक स्क्वायर बना लेता हूं और इसे नाम दे देते हैं ABC और D। ये AC डायगोनल है, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लागू हो रहा है, देन AC विल बी हाइपोटेनियस, ठीक है। AD विल बी परपेंडिकुलर एंड CD विल बी बेस। तो हम चेक करते हैं कि क्या AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके,
AC स्क्वायर, तो √68 का स्क्वायर ये होगा 68। नाउ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD इसकी वैल्यू है √34 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इसकी वैल्यू है √34 का स्क्वायर। सो 34 प्लस 34 68। ठीक है, सो देखो यहां पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो रहा है, देन एंगल D will be 90 degree. So this is the quadrilateral where all sides are equal, both diagonals are equal and one of the angle is 90 degree. So given quadrilateral will be square. Okay, now next question. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of इंटरसेक्शन। ठीक है, सो बच्चों समझो यहां पर कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उसके दो एंड पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं A 5, -6 एंड B -1, -4। ठीक है, अभी हमें ऐसा बोला हुआ है कि y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, y एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, सो x कोऑर्डिनेट विल बी 0। इसे हम लिख लेते हैं y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0। मान लेते हैं वो पॉइंट है P। ओके, सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y। क्लियर? ठीक है, मान लेते हैं कि ये रेशियो है k/1। ओके, यानी कि ये जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 एंड m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। लेकिन यहां पर m1 की जगह k है और m2 की जगह 1 है, देन इट विल बी kx2 + x1 अपॉन k + 1 एंड ky2 + y1 अपॉन k + 1। ओके, सो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, सो P0, y इज इक्वल्स टू क्या होगा P। अभी देखो बच्चों, ये जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। ठीक है, सो kx2 देन इट विल बी k × -1 यानी कि -k प्लस x1 यानी कि 5 अपॉन k + 1 कॉमा ky2 यानी k × -4, सो -4k प्लस y1 देन इट विल बी -6 अपॉन k + 1। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे ताकि हमें k की वैल्यू मिल जाए। ओके, सो इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट्स, सो -k + 5 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो -k + 5 इज इक्वल्स टू k + 1 सामने जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। सो -k इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कट, सो k की वैल्यू हमें मिलेगी 5। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं रेशियो विल बी k/1 यानी कि 5/1। अभी हमें ऐसा भी बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P0, y। सो P0, y कोऑर्डिनेट क्या है, -4k -6 अपॉन k + 1। ओके,
यहां पर हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन इट विल बी p 0, -4 into 5 -20, -20 -6 -26 डिवाइड बाय k plus 1 यानी कि 5 plus 1, then it will be 6. Now 13 2s are 26, 3 2s are 6. So point of intersection will be P 0, -13 by 3. Okay. Now next question. Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो बच्चों ये स्टेटमेंट कौन सा है? थियरम 10.1. ओके, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसके बारे में समझते हैं. तो यहां पर हमें कोई एक सर्कल और उसकी रेडियस वो गिवन है, उसके साथ गिवन है टेंजेंट टू द सर्कल. तो जैसे कि आप जानते हो कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो वो पॉइंट की बात की गई है. ओके, नाउ हमें प्रूव क्या करना है कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं वो एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. ओके, तो ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, उसका सेंटर मान लेते हैं O है. ओके, और टेंजेंट XY है. ये टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट में कांटेक्ट में आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली OP जो है वो क्या हो जाएगी? रेडियस. ठीक है, नाउ तो प्रूव क्या करना होगा? OP इज परपेंडिकुलर टू XY. ओके, तो ये प्रूव करने के लिए हम एक थियरम की मदद लेंगे. वो थियरम क्या कहता है कि आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट to points of a line not passing through the point, the smallest is the perpendicular to the line. Okay, इसके हिसाब से अगर हमें OP को XY से परपेंडिकुलर बताना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है, नाउ ये करने के लिए सबसे पहले हम सर्कल के बाहर टेंजेंट ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट Q कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, और O और Q को ज्वाइन करके OQ फॉर्म कर रहे हैं. ऐसा करने पर ये लाइन सेगमेंट सर्कल को जहां पर टच कर रहा है उस पॉइंट को हम R नाम दे देते हैं. ठीक है, सो ऑब्वियसली OR क्या हो जाएगी? रेडियस. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हियर OP इज इक्वल्स टू OR क्योंकि बोथ आर रेडियस. इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि OQ इज इक्वल्स टू OR प्लस RQ. ओके, सो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं कि OQ इज ग्रेटर देन OR. ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम OR की जगह O पे लिख सकते हैं. सो OQ इज ग्रेटर देन OP. ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये लाइन XY पर हम कोई भी पॉइंट लेंगे वो सर्कल से तो बाहर ही होगा. ठीक है, और उसकी वैल्यू OP से तो ज्यादा ही होगी. सो इससे ऐसा प्रूव हो रहा है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, सो ये थियरम के हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY. ओके, सो ये स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. तो बच्चों concentric circle यानी जिसका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग हो, तो वो हमने यहां पर लिए हुए हैं, जिसमें से एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो larger circle का chord जो smaller circle को टच कर रहा है उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है. तो जैसे कि हमने यहां पर प्रूव किया कि रेडियस और टेंजेंट जहां पर भी मिले
वहां पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है, 90 डिग्री का। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल OQ ये है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल OA ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, लेट PQ be the chord. Okay, now OA is perpendicular to PQ, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल OAQ in which angle A is 90 डिग्री। सो राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अभी बच्चों समझो, हमें यहां पर PQ की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली PQ की लेंथ AQ से डबल होगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर से ये लाइन सेगमेंट जो पास हो रहा है वो कोड को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो AQ की लेंथ फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर is equals to OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। OQ कितना है, 5 का स्क्वायर is equals to OA 3 का स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। सो AQ स्क्वायर is equals to 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो AQ स्क्वायर is equals to 16। सो AQ की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कोड। सो PQ ये हो रहा है 2AQ, सो इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द कोड विल बी 8 सेंटीमीटर। Now, next question. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. तो ये डेटा गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो रुपीज में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके हिसाब से। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली हमें यहां पर मोड फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा। अभी मॉडल क्लास क्या होता है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो हम यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 40। सो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, 1500 to 2000। तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, हियर मॉडल क्लास इज 1500 to 2000। नाउ मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ओके, तो सबसे पहले ये मॉडल क्लास की मदद से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मॉड मिल जाएगा। सो सबसे पहले L ये क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो वो होगा 1500। नाउ F1 वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो है 40। नाउ F0 वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो हो जाएगा 24। नाउ F2 वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो हो जाएगा 33। नाउ H तो वो होगा क्लास साइज, तो वो यहां पर क्या है 500। ओके, नाउ ये वैल्यूज हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। L क्या है 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 अपॉन 2F1 42 जा 80 माइनस F0 24 माइनस F2 33
multiply by h 500, so is equals to 1500 plus 40 minus 24 16 upon 80 minus 24 56 and 56 minus 33 23, multiply by 500, so it will be 1500 plus 16 5 80, so 8000 divide by 23. अभी यहां पर कर लेते हैं 8000 डिवाइड बाय 23, सो 23 3 जा 69, क्या बचा 11 0, नाउ 23 4 जा 92, क्या बचा 18 0, नाउ 23 7 जा 161, सो क्या बचा 19 0, नाउ 23 8 जा 184, क्या बचा 6 60, नाउ 23 2 जा 46, क्या बचा 14, सो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू क्या होगी 347.82, ठीक है, सो इज इक्वल्स टू 1500 प्लस 347.9 approx, so mode will be 1847.9 approx. Okay, now next question, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come either time and 5 will come at least once? ठीक है, सो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाइस को यहां पर हम 2 बार फेंक रहे हैं, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 36, और उसका सैंपल स्पेस अगर हम देखें तो वो क्या होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, now 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. Now first let event A 5 will not come either time. ओके, सो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, यानी कि यहां पर 5 नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 कितनी बार आता है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11 बार 5 यहां पर आ रहा है, तो कितनी बार नहीं आएगा, सो 36 माइनस 11 यानी कि 25. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि इट विल बी 25 बाय 36. ओके, नाउ सेकंड लेट इवेंट बी 5 will come at least once, 5 will come at least once, यानी कि एक बार तो मिनिमम 5 आना ही चाहिए. सो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11.
So probability of B will be 11/36. ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय श्री कृष्ण.